देखो बात ये करनी थी कि अब परीक्षा धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं कि हम जब रेगुलर विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे थे तो रेगुलर स्टूडेंट के रूप में आपने सारी चीज़ों को डिटेल पढ़ा है, ठीक है। हम सारी चीज़ों को एक एक बार पढ़ते जाते हैं, वो सब तो हमारे पास है, लेकिन जब तक हम उसका रिवीजन नहीं करते वो हमारे पास नहीं रहता। समस्या यही है कि आप पढ़े तो बहुत हैं लेकिन रिवीजन बहुत कम किए हैं, और परीक्षा के लिए रिवीजन बहुत आवश्यक है। और रिवीजन, अब आप सोचेंगे कि रिवीजन का मतलब फिर से डिटेल, तो ऐसा नहीं है। रिवीजन हमेशा शॉर्ट में होना चाहिए। जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ा है अब उसको शॉर्ट में कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हमको एक एक चैप्टर नहीं लेना है, अब हमको सारे चैप्टर्स को लेना है। तो इसके लिए ये तैयारी करने का या इसको तैयार करने का तरीका आपको अपने से खुद डेवलप करना चाहिए। वैसे कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे जब भी कोई चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो पढ़ाई के दौरान आपको पता होगा कि मैंने सारे चैप्टर को एक रूटीन में पढ़ाया कि पहले इसकी ग्लोसरी देखनी है, चैप्टर देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, एमसीक्यूज के क्वेश्चन देखना है। यानी एक चैप्टर में वो सारी बातें पढ़ा दी गई जो सारे चैप्टर में मिलेंगी। ये आपका ये क्या था, एक प्रोसीजर था, और इस प्रोसीजर से हम काम करते इसलिए रहे क्योंकि हमको डिटेल करना था। लेकिन अब हमारे पास डिटेल करने का समय नहीं है, तो हम शॉर्ट में कैसे तैयार करें। तो अब हम केवल उन बातों को फोकस करेंगे जो हमारे परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन परीक्षा में जो आ रहे हैं वो हमारे चैप्टर से कैसे रिलेट करते हैं ये समझने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करो तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन होते हैं ना, हालांकि इसमें हो सकता है न हो, लेकिन एमसीक्यू का 4 क्वेश्चन बनता है। तो वो एमसीक्यूज के जो 4 क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हर चैप्टर में हैं, और किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। अब चैप्टर को डिटेल नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, उसकी समरी। इसीलिए हर चैप्टर की हमने समरी जरूर लिखवाया ना। यानी अब आप पूरा चैप्टर पढ़ने के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, बस उनको जब समरी के रूप में पढ़ेंगे तो सारी चीजें जो है फिर से मेमोराइज हो जाएंगी, ताजा हो जाएंगी। इसलिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर की। अब क्योंकि अब चैप्टर हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अब हम समरी पढ़ेंगे। ये बात उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो रेगुलर छात्र नहीं रहे या जो रेगुलर क्लास में नहीं बैठे, तो अब भी समय है। यदि वो तैयारी करने के मूड में है तो क्या करेंगे, अब वो केवल समरी पढ़ेंगे, क्योंकि अब उनको समरी पढ़ने का ही मात्र समय है। यही नहीं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, परीक्षा के 1 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे। तब वो क्या करेंगे, तो वो भी अपना शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, और भी शॉर्ट क्या करेंगे, तो अब वो केवल चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद परीक्षा में जो क्वेश्चन आया उसको गेस आधार करके आप कुछ न कुछ लिखेंगे। हो सकता है पास हो जाए, ये उनकी प्लानिंग होती है, सबकी अपनी अपनी। फिलहाल एक बात जानिए कि जो लगातार पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है वो वास्तव में डीप होता है, और उसमें कोई संशय या सस्पेंस नहीं होता है कि वो बच्चा फेल हो जाएगा या कम नंबर लाएगा। अभी आज मेरा एक पढ़ाया हुआ लड़का, क्योंकि वीडियो तो बनी रही है, उसमें भी मैं उसकी चर्चा कर दूं। रवि पटेल नाम है, वो यही पास के ही गांव का रहने वाला है। और वो जो है, आज मैंने अचानक मुझे याद आया, वो अक्सर मुझे फ़ोन करके बात किया करता था। बीएचयू से वो जो है एमए किया, और बीएचयू फिर उसने जो है जेआरएफ किया। जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद वो जो है जेआरएफ से मिलने वाले पैसों से तैयारी करता था। बहुत अच्छे घर का नहीं रहा, यानी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वही बनारस में रह के तैयारी करता रहा। पीसीएस की 2 बार परीक्षा क्वालिफाई किया है, बिहार की जो है प्री क्वालिफाई करके मेंस इस बार फिर छट गया है, और केबीएस में इंटरव्यू देकर आया है। यानी वो बहुत सारी वैकेंसीज में लगा रहा, बीएड भी किया उसने, तैयारी उसने हर लेवल से अपनी की है, और अंत में उसका आरटीओ डिपार्टमेंट में हो गया सिलेक्शन। आरटीओ डिपार्टमेंट में वो इसमें जॉब कर रहा है। आज मैंने फ़ोन किया तो अचानक शर्माते हुए उसने कहा कि सर, मैंने पूछा कहाँ हो, बनारस में हो? कहा नहीं सर, मैं मिर्ज़ापुर में। कि मिर्ज़ापुर में क्या कर रहे हो? तो कहा सर पोस्टिंग हो गई ना यहीं पे, आरटीओ डिपार्टमेंट में मिर्ज़ापुर में पोस्टेड है। मैं कहा बताओ, मिठाई भी नहीं खिलाया।
तो शर्माने लगा कि नहीं सर, वहीं फुर्सत नहीं मिल पाई इसी भाग दौड़ में, जल्दी आने वाला हूँ। मैंने मजाक में ही कहा, लेकिन बड़ा ही सामान्य, और उस लड़के की तस्वीर आज मेरे दिमाग में उकेर रही थी। इतना सरल और इतना, अब चूंकि गरीब परिवार से भी था, उसका एकदम रहन सहन पहनावा इतना कमजोर कि वो आज मेरे दिमाग में ही नाच रहा है वो लड़का। हालांकि वो कई बार अक्सर हमको फ़ोन करके बात किया करता रहा है, यहाँ तक कि मेरी वीडियो की वो जो है लिंक वगैरह अपने व्हाट्सएप पर शेयर करता रहा है। आज एक दूसरे लड़के ने भी मुझे बताया उसके बारे में कि वो आपका बड़ा फ़ैन है। उसने एक बात कही, वो यहाँ मैं इसलिए चर्चा कर दिया कि उसने मुझसे कहा ये बात कि सर आपकी एक लाइन मेरे जीवन का वो एग्जाम्पल है। हमने कहा वो कौन सी लाइन? तो वो लाइन आपको भी पता है शायद, जिसको याद हो, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। ये एक मुहावरा ही नहीं है। अभी समझो कि उस लड़के ने हमसे, उसने व्यक्तिगत रूप से ये बात कहा अब कि सर ये वाली लाइन, आपकी इस लाइन ने मेरे जीवन को बनाया है, और वो लाइन आज भी मेरे दिमाग में रहती है, और वो यही है कि स्लो बट स्टडी विंस द रेस। धीमे किंतु लगातार चलने वाला ही किसी भी खेल को या किसी भी दौड़ को जीत लेता है। और ये केवल किसी एक जगह की बात नहीं है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यदि आप कंटिन्यू हैं, धीमे ही चलिए, नो डाउट मार्क्स मायने नहीं रखते। यदि आप ये समझते हो कि परीक्षा में मार्क्स मायने रखते हैं, स्लो और स्टडी का मतलब क्या समझ रहे हैं कि स्लो का मतलब और स्टडी का मतलब क्या है? तो केवल दो ही पॉइंट है, ये है कि हमें चलते रहना है, हमें फास्ट चलना है, क्योंकि आज के इस जो वातावरण में जिसमें हम चल रहे हैं उसमें एक बात है कि फास्ट चलिए, कहीं हम उनसे पीछे ना हो जाएं। यही एक गलत मेंटलिटी है जो आपको आगे जाने से रोक देती है। जबकि करना क्या है कि वो जो जा रहा है उसको जाने दीजिए ना, कल वो आपसे पीछे होगा जो आज से आगे जा रहा है। यदि आप चलते रहे तो, और उसके चलने का तरीका यही कि फास्ट नहीं, स्लो चलिए, लेकिन स्टडी हो, कंटिन्यूटी हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। और यही ब्रेक होती है, क्योंकि बहुत फास्ट, जैसे बहुत तेज तर्रार लड़के क्या होते हैं कि वो बहुत तेज चल करके एक जगह जाने के बाद अस्थायित्व पर आ जाते हैं, तब वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पीछे होने लगते हैं। और ये तेज चलने का कारण क्या है पता है? केवल एक ही चीज है कि जैसे आज आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो आपके मन में एक बात होती है कि हमें अपना विद्यालय क्या करना है, टॉप करना है। फंसे हैं इसी मैटर में, हमें विद्यालय टॉप, वो तो सेकेंडरी है, वो अपने आप हो जाएगा। विद्यालय टॉप करना क्या है, ये अपने आप होगा। हमारा वो टारगेट वो नहीं होना चाहिए। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? स्लो बट स्टडी, कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे, वो तो अपने आप आने वाला है। और आप क्या करते हैं, उसी को देख के चलते हैं कि कहीं ये वाला छूट न जाए, ये वाला छूट न जाए। आप उसके चक्कर में फास्ट स्लो करते रहते हैं, फ्लक्चुएशन बनी रहती है, और स्थिति ये होती है कि हो सकता है कि आप निकाल ले गए या टॉप कर ले गए, या ये भी हो सकता है कि आप नीचे हो गए। तब उन दोनों ही परिस्थितियों में आपके पास फिर ब्रेक आएगा, यानी आपकी कंटिन्यूटी है ही नहीं है। क्योंकि अब कौन सा भाई, इंटरमीडिएट के बाद कौन सी टॉप करनी है चीज बता दो हमको, तब क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा ना। और जबकि हमको करना क्या था, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए धीरे धीरे चलना था और उसको कंप्लीट करना था। और अच्छे मार्क्स ले आने के चक्कर में क्या किया आपने कि उन चीजों को छोड़ दिया जो आगे आपके लिए जरूरी है, उन चीजों को पकड़ लिया जो अभी आपको टॉप करवाएंगी। कुछ छोड़ करके ही इसकी ओर चल पड़े, जबकि हमें छोड़ना किसी चीज को नहीं है, हर चीज को लेके चलना है। ये वास्तव में हमारे जीवन का एक सूत्र है। यदि हम इसको अपना लें तो हम चलते रहें। हमें 1 घंटे ही पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। तो हम नियमित रूप से पढ़ने वाले जो छात्र हैं, इसीलिए अंतिम में बता दूं कि जो यहां रेगुलर छात्र बैठकर अध्ययन कर रहा है, वो परीक्षा में बैठने के बाद किसी भी प्रश्न का आंसर देकर आएगा। ये कैपेसिटी डेवलप होगी। कैसे होगी पता है?
आप कहीं नहीं जाइएगा। यदि आप अपने अंदर धैर्य रखिए परीक्षा हाल में और केवल रिमाइंड करिए, तो बहुत सारी बातें मेरे साथ ऐसी और आपके साथ ऐसी हुई हैं कि वो आपको वहां याद आती हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो जाते हैं। ये रेगुलरिटी से ही होगा। आज तुरंत पढ़ के यदि आप सोचते हैं कि हम एग्जाम में जाकर उलट के चले आएंगे, तो वो हो सकता है कुछ देर के लिए वो आप एग्जाम में भी लिख कर चले आए, लेकिन वो अस्थायी नहीं हो सकता। इसीलिए कंटिन्यूटी जो आपने किया है, यदि आपको ये लग रहा हो कि इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ढेर सारी चीजें होती हैं तो उनको एक साथ संग्रहित करके देखा नहीं जा सकता, लेकिन समय पर वो हमारे सामने उपस्थित हो, हमारे दिमाग में आ जाएं, ये केवल आपके धैर्य से ही होगा। यदि आप हड़बड़ा करके या अपने को जो है फ्रस्ट्रेशन में हो गए, घबरा गए, कैसे होगा क्या होगा, तो क्या होता है कि जो आपके पास है भी वो आपसे मिस हो जाती है, तब आप उसको रिमाइंड नहीं कर पाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इसीलिए हमने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलिए। पहले तो अब क्या करना है कि अब आपको केवल समरी को देखना है, और समरी से रिलेटेड क्या है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन पर आप ध्यान देंगे। तो समरी में क्वेश्चन पहला एमसीक्यूज का आपको उसी से मिल जाएगा, ये समरी तैयार है। तो बहुत सारी चीज़ें अब किताब पढ़ते समय आपके पास हैं, लेकिन समरी जैसे ही पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें दिमाग में रिकॉल हो जाती हैं। उसके बाद हमको शार्ट क्वेश्चन लिखना है, पॉइंट यहाँ शार्ट क्वेश्चन की है। ये तो हमने स्लोगन इसलिए डाल दिया ताकि आप जो है इसको भी आप दिमाग में रखें, ठीक है। प्रोवर्ब्स, मुहावरे जो है, बहुत सारे मुहावरे हम पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत सारा कुछ मुहावरा दिया है। ये केवल सामान्य बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये कोई कॉमन बात नहीं कर रहा हूँ। ये 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो आपके सामने है, और ये एक्सपीरियंस केवल आपको बताने के लिए नहीं, बल्कि ये जानिए कि परीक्षा में भी आप इसका प्रयोग करिए और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और वही एक्सपीरियंस केवल पढ़ाने का भी नहीं, कॉपी चेक करने का भी है। यानी बोर्ड परीक्षाओं में भी कॉपी चेक करने का मेरा 20 साल का अनुभव है। यानी आप किसी भी नज़र से देखेंगे तो ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव है। इसको आप अप्लाई करके देखिए और उसी तरह से लिखिए। अभी मैं इसके लिए भी दूंगा हिंट कि आपको करना क्या है। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम के पहले मैं आपको एक मोटिवेशन क्लास दूंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने के बाद एग्जामिनर को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये भी है, सब है आपके पास, बस एक गाइड की जरूरत है। हार्ड वर्क एंड प्रॉपर गाइडेंस गो टुगेदर, वीडियो पड़ी है पहले से हमारी। परिश्रम और एक सही दिशा निर्देश, ये दोनों नहीं है तो आपका परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। परिश्रम कौन नहीं कर रहा है, सब अपने अपने स्तर से परिश्रम कर रहा है, लेकिन दिशा क्या है उसकी, ये निर्धारित नहीं है। और यदि सही दिशा में निर्धारित करके आप परिश्रम करना शुरू कर दीजिए तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा और 101% लेकर आएगा। और ये गाइड, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कहां, आप किसी से गाइड ले लेंगे भाई। नॉन एक्सपीरियंस्ड पीपल से यदि आपने गाइड ले लिया तो क्या करेगा, आपको ले जाके बिच्चे मझधार में। और जब एक्सपीरियंस लेकर चलेंगे आप, एक्सपीरियंस पर्सन की गाइड लेंगे, तो आपको हमेशा लक्ष्य का रास्ता दिखाता रहेगा, दिखता रहेगा। इसलिए गाइड भी लेना, किससे लेना है ये भी तय करने की जरूरत है। किसी से भी गाइड ले लिए तो फंस जाएंगे। और केवल हार्ड वर्क करते हैं, बड़े परिश्रमी हैं हम, क्योंकि सबको इस उम्र में क्या होता है कि हम परिश्रम करके दिखाएंगे। सबके अंदर होता है, तुम्हारे अंदर नहीं, मेरे अंदर भी था। ये होता ही है कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन परिश्रम की सही गाइडिंग नहीं होगी तो वो जाकर एक रास्ते पर अटक जाएगा। इसलिए गाइड आप हमेशा लेते रहिए कि हाँ सही दिशा निर्देश क्या है। इसके लिए आप हो सकता है कि स्वयं भी क्या कहते हैं मन मस्तिष्क से, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी होती है, आप आकलन कर सकते हैं। 10 लोगों ने बातें कही, 10 लोगों से आप एक नया निष्कर्ष खुद निकाल सकते हैं। तो ये सब आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जैसे शार्ट क्वेश्चन लिखने की बात आ गई। यहां हम बात कर रहे थे कि सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो है शार्ट क्वेश्चन का। अब ये शार्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं कि हम इसको रट लें, बताओ, यही ना सोचता है सब कोई शुरू से। चूंकि ये क्या है ना कि एक जो है
शुरू से ही एक मेंटलिटी बच्चों में डेवलप कर दी जाती है, इस क्वेश्चन को याद करो, ये क्वेश्चन को लर्न करो। और आजकल की तो शिक्षा व्यवस्था ही बिल्कुल डिस्टर्ब है ना, कि आप रट के जाइए सुना दीजिए, हाँ वाह वाह वेरी गुड। अरे रट के जाइए सुना दीजिए मतलब क्या? इसका मतलब आपने केवल जो चीजें लिखाई गई उसको रट लिया। इसी को विवेकानंद जी ने लिखा है कि द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग। विवेकानंद जी ने कहा बिकॉज द थिंग्स आर क्राइमेटेड विदाउट नोइंग इट्स फैक्ट। तथ्यों को समझाया ही नहीं गया और उसको रटा दिया गया। यह बिल्कुल गलत तरीका है, इससे हमको बचना है। और स्पेशली अब आप तो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, यहां पर पहुंचते पहुंचते तो आप दिमाग से निकाल दीजिए केवल कुछ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट कोटेशंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये आपको मेमोराइज करनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि सारी चीज हम रट लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। आप रट नहीं सकते, लेकिन हाँ अब रटना नहीं है तो उसको समझना है। समझने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय यदि आपने दिया है, आप लोगों ने समय दिया है, जिन लोगों ने समय नहीं दिया है उनको ये सोचने की बात होगी कि तब तो वो केवल पास होने का जुगाड़ बनाएंगे। और आपने समय दिया है तब क्या करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और आपका कॉम्प्रिहेंसिव माइंड डेवलप हुआ है कि नहीं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कि कोई भी चीज क्वेश्चन हमारे पास आया, अब जैसे 60 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, किसी भी लेसन का 60 क्वेश्चन आ गया, आपको मैंने कहा कि उसका आपको सारांश आना चाहिए। चैप्टर आपने डिटेल पढ़ा ही है, उसका समरी पढ़ लीजिए, समरी याद नहीं करनी है, समरी पढ़िए, उनको पॉइंट पॉइंट पर रखिए कि पहली पॉइंट में ये बात आती है, दूसरे पर ये आती है, तीसरे पर ये आती है, उनको पॉइंट में बांट लीजिए और उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में केवल रखिए। सारे 60 क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा आपको। चैप्टर तैयार है, क्वेश्चन कहां से आएगा भाई? जो क्वेश्चन आ रहा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा है, यदि हिंदी में आपको उसका आंसर आ रहा है तो आप अंग्रेजी में बना सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रामर को बहुत डिटेल पढ़ा है। ये कैपेसिटी है, ये आपके अंदर ये डेवलप होनी चाहिए। यदि आपने ऐसा कर लिया है तो आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो क्षमता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अपने अंदर ये रखो, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा हमको आंसर देना है। आंसर देते समय किन बातों का ध्यान देना होता है, ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जामिनेशन पीरियड में, जैसे अभी हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी देखा, और बोर्ड एग्जाम की जब कापियां हम लोग चेक करते हैं तो 10% कापियां तो उनकी लिखावट कुछ ठीक ठाक होती है, या उनके लिखने का मैनर ठीक होता है। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं केवल कापी भरो और नंबर ले लो, ये मेंटालिटी है। ऐसा नहीं है, तुम्हारे इर्द गिर्द भी ये वातावरण है, लोग ये कह देंगे कापी भरो नंबर ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिमाग से पहले ये बात गलतफहमी निकालो। हो सकता है एग्जामिनर आपके ऊपर सिंपैथी दिखा करके आपको पास कर दे, लेकिन आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते, क्योंकि आप जब तक अपना मैनर दिखाएंगे नहीं, आप अपनी एक्सीलेंसी दिखाएंगे नहीं, अपनी स्किल नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको पॉजिटिव और अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। और इनके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर ये डेवलप करिए क्या, कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। जैसे कोई भी 60 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब बनता है तो वो क्वेश्चन वर्ड से बनता है। व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे कितने लोग परिचित हो? सब लोग परिचित है। ये क्या पूछते हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? जब हमको ये पता हो जाए कि क्वेश्चन में आ रहा है, इसका मतलब कोई कारण पूछेगा, ये आ रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये व्हेन आ गया इसका मतलब समय बता रहा है, हाउ आ गया इसका मतलब मैनर पूछ रहा है, आई बात समझ, हु आ गया है यानी किसी का नाम पूछा जा रहा है। तो हमको क्वेश्चन यदि पता है कि किससे क्या पूछा जाता है तो हम आंसर भी वहीं ट्रेस करेंगे ना। और आंसर भी ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपका एक क्वेश्चन आपके सामने है तो आप उससे आंसर बना सकते हैं। और आंसर बनाने के लिए अब क्या ध्यान देना होगा, तो पहले तो अब क्वेश्चन व्हाई से पूछा गया तो आंसर व्हाई से तो होगा नहीं। आंसर जब भी होगा क्वेश्चन वर्ड से हुआ, और आंसर हमेशा अफर्मेटिव या एसेरेटिव सेंटेंस में होता है। आंसर एसेरेटिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव दो सेंटेंसेस में होता है। और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से ही वाक्य का प्रारंभ होता है।
अब आप सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, आप किसी क्वेश्चन वर्ड से नहीं शुरू करेंगे। तमाम बच्चे क्या है कि वो क्वेश्चन उतारने के चक्कर में यहां वहां लिखेंगे, आंसर बनाएंगे भी, तो शुरुआत कहां से कर रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू कर दिए। आंसर आपने लिखा भी बना के, भाई हो सकता है क्योंकि आप बच्चे हैं, आप आंसर बनाने में कुछ कमियां हो जाएं, वो क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाएं, ये हो सकता है, ये कॉमन है, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत हैं। हो सकता है कि जिस क्वेश्चन की आप अच्छी तैयारी करके गए थे वो आपका नहीं मिला, लेकिन जो मिला है आपको उसका उत्तर देने का प्रयास तो कर रहे हैं, और यदि आपने प्रयास किया है तो उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये बात समझता है, वो भी तो आपके बीच से ही है। भाई आपको पढ़ाने का शिक्षक मैं हूं, तो मैं ये जानता हूं कि इन बच्चों में क्या कमियां हो सकती हैं, और वो एग्जामिनर जो है वो भी मेरी तरह ही न है, तो वो एग्जामिनर भी ये समझता है कि बच्चे इस तरह की गलतियां कर सकते हैं। वो गलतियां कभी कभी पॉजिटिव मार्क्स भी दिलवाती हैं। कोई बच्चा नकल करके लिखा हो, कोई बच्चा जो है वो गाइड वगैरह की नकल करके लिखा हो, और आप अपने से बना के लिखे हों, दोनों में अंतर हो जाएगा। दोनों में अंतर क्या होगा? वो पॉजिटिव, वो एग्जामिनर के ऊपर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा कि इस बच्चे ने अपना प्रयास किया है, और ये कॉपी बता देगी कि इसने तो नकल करके लिखा है या रट के लिखा है। अच्छा मार्क्स किसको मिलना चाहिए आप बताइए? अच्छे मार्क्स किसको मिलने चाहिए? जिसने रट के या नकल करके लिखा है, कि जिसने अपना प्रयास करके थोड़ा गलत ही लिखा है? ये एग्जामिनर भी जानता है कि जो बच्चा वास्तव में स्टूडेंट है उसकी पहचान भी कॉपी से ही हो जाती है, यानी वो कॉपियां बताती हैं कि विद्यार्थी है। इसलिए आप इससे मत डरिए कि मेरा गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने का तरीका आपका बढ़िया होना चाहिए, और एज ए स्टूडेंट उस पर लिखी हुई बातें ये दर्शाएं कि आपने जो लिखा है वो आपने अपने परिश्रम से और अपने मेहनत का परिणाम लिखा है। ये दिख गया है उसमें तो आपका पॉजिटिव मार्क्स हो गया। एग्जामिनर के अंदर ये इंप्रेशन पॉजिटिव होगी और उसका मार्क भी आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भी हम आंसर बना रहे हैं, समरी, हर चैप्टर की समरी, प्रोज, पोएट्री या सप्लीमेंट्री यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसकी समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की समरी आपको बिल्कुल तैयार रखनी चाहिए। उसके बाद 60 क्वेश्चन जो हैं उनका मीनिंग, उनका अर्थ समझिए और उनका आंसर उसी समरी में ढूंढने का प्रयास करिए और उसका आंसर बनाइए। वो क्वेश्चन से बनेगा। क्वेश्चन पूछने वाले ने प्रेजेंट टेंस में पूछा है, आंसर प्रेजेंट टेंस में दीजिए। पास्ट इंडिफिनिट में पूछा है तो पास्ट इंडिफिनिट में दीजिए। बात तो तय करनी पड़ेगी ना। उसने क्वेश्चन में डू या डज लगाकर क्वेश्चन पूछ दिया, आपने आंसर में भी डू या डज लगाकर शुरू किया। मामला क्या है कि भाई जब हम अफर्मेटिव में बात कर रहे हैं तो इतना तो ग्रामर आपका मजबूत होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता। हो गई आपकी मूल्यांकन, असेसमेंट आपका हो गया एक लाइन में। वो प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये लाइन आप ध्यान रखिए, किसी भी एग्जामिनेशन की मूल पॉइंट है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मीनिंग इसका यह है कि जो पहली लाइन आप लिख रहे हैं वो कितना प्रभावकारी है, क्योंकि उसी से एग्जामिनर एक लाइन में, पहली कॉपी की पहली लाइन पढ़ने के बाद ये मैं अपने मस्तिष्क में बना लिया क्या कि ये बच्चा किस टाइप का है। बन गया? बना कि नहीं बना? भाई कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है तो वो पहली लाइन आपकी बता गई, यानी एग्जामिनर अब आपको मार्क्स देने के लिए तैयार है कि ये बच्चा किस टाइप का है। क्वेश्चन नो डाउट आपने लिखा है, आगे अच्छे लिखा है, उस पर नंबर मिलते रहेंगे, लेकिन जो इंप्रेशन है वो बन गई। अंतिम क्वेश्चन तक का इंप्रेशन पहली लाइन से तैयार। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही मेरी? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इस पर ऐसा नहीं है कि बड़ा लंबा मेहनत करने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। आपके पास सतर्कता होनी चाहिए कि हम जो भी लिखने जा रहे हैं वो कितना प्रभावकारी है। इसीलिए कहते हैं कि जब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पहले से शुरू करिए अंतिम तक लिखिए।
जो क्वेश्चन का आंसर बेहतर आपको आता है उसका प्रदर्शन पहली पृष्ठ पर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, तो उसमें जरूर ऐसा होता है कि किस चीज पर आप अभी से बना लो कि कोई एक क्वेश्चन ऐसा दिमाग में बनाओ कि इस पर मेरा कमांड है और यही सबसे पहले वहां रखना है। अरे वो आर्टिकल भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन और क्या कहते हैं कंप्लेंट लेटर्स हो सकते हैं, वो आपका आंसरिंग पैसेज का क्वेश्चन हो सकता है, वो आपका ग्रामर का क्वेश्चन हो सकता है। और अंग्रेजी में तो आपको बताऊं, मैं सारे विषय की बात कर रहा हूं, आप अंग्रेजी पर केवल मत रखिएगा इसको, सारे सब्जेक्ट की बात यही है, क्योंकि वो भी एक टीचर ही हैं जो एग्जामिनर होंगे और उन सब की मेंटलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। और जहां तक अंग्रेजी का प्रश्न हुआ तो अंग्रेजी में आप यह ध्यान दीजिए कि ग्रामर के क्वेश्चन जितना अच्छा होते हैं बाकी सारी चीजें उतनी अच्छी हो ही जाती हैं। ग्रामर के क्वेश्चन मतलब ग्रामर से रिलेटेड सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सारे क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे? तो इन सब क्वेश्चंस को जितना आप बेहतर ढंग से हल करेंगे उतना अच्छा वो अपने आप बनी जाएगा और वो इंप्रेशन दे देता है। क्योंकि ग्रामर सारी एक एक लाइन पढ़ने न पढ़ पाने वाला टीचर भी आपके ग्रामर के एक सेंटेंस को, जैसे नरेशन का पहला क्वेश्चन ही आपने गलत किया है तो समझ गया कि जब नरेशन का ही पहला क्वेश्चन इसको नहीं आता तो बाकी सारी चीजें कितना अच्छा किया होगा। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? आप मूल्यांकन करने वाला एग्जामिनर बन जाइए और आप तय कर दीजिए कि जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का नरेशन गलत हो गया उसका सिंटेक्स सही होगा, उसका सिंथेसिस सही हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन सही हो सकता है, हो भी गया तो पहली इंप्रेशन तो हो चुकी है कि नरेशन जैसे जो हाई स्कूल में भी पढ़ा, इंटर में भी पढ़ा, इतना डिटेल करने के बाद भी जब ये क्वेश्चन गलत हो गया इसका मतलब ये गंभीर विद्यार्थी नहीं है, ये इंप्रेशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले आपको इन सब बातों को ध्यान देना चाहिए। पंक्चुएशन हो गई, पंक्चुएशन बहुत मायने रखता है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा, ये सब आते हैं, कामा आते हैं नहीं आंसर लिखते समय, इन सब को आपको ध्यान देना। यदि इन सब को आप छोड़ रहे हैं इसका मतलब इंप्रेशन घटा रहे हैं। आपने यदि ये सोच लिया कि अरे इसका बहुत मतलब नहीं है, इस पर एग्जामिनर ध्यान है ना, उस तो सारी चीजों को ध्यान देता है। और एक बात जान लो, एग्जामिनर की क्वालिटी बता दूं, एग्जामिनर केवल और केवल आपकी गलती देखता है, आपने कितना सही लिखा है इसका उसका संबंध नहीं है। क्योंकि वो उसको करना क्या है, उसको तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर देगा, उसको अपने घर से देना है क्या? वो तो 5 नंबर देने के लिए तैयार है, लेकिन 5 नंबर उसी को देगा जिसका संपूर्ण सही होगा, गलतियां नहीं होंगी। तो वो ढूंढता किसको है? कोई गलती हो तो काटे, नहीं तो 5 दे, 5 मार्क्स अप्लाई करें यदि इसका गलत न हो। लेकिन जब गलत किए हैं तो गलतियां देखता ही है, और गलतियों में भाई वही गलती होती है कि पहले ग्रामर देख लेगा, आपका जो है वो पंक्चुएशंस देख लेगा, आपका जो है स्पेलिंग्स दिख जाएगी, गलती उसी पर न जाएगा। तो उनको देख लिया तो समझ लिया कि 5 वाला नहीं है, ये 4 वाला है, 5 नहीं दिया सकता, 3 वाला है, 2 वाला है, हो सकता है 1 वाला भी हो, एक 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर वाला भी होगा कि नहीं होगा? तो उसमें तो 5 टाइप के विद्यार्थी हो गए ना, 5 तरह के विद्यार्थी हुए कि 1 भी देना है, 2 भी देना है, 3 भी देना है, 4 भी देना है और 5 भी देना है। तो इस टाइप के विद्यार्थियों का चयन वो करेगा इन सब को देखकर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए ये फिर छमाही परीक्षा होने वाली है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह दीजिए। ये मार्क्स आपके लिए अप्लाई तो नहीं होंगे, आपके सर्टिफिकेट पर नहीं होंगे, लेकिन आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्या है? माइलस्टोन साबित होंगे। पहले से ही अभ्यास करिए, ये मार्क्स जो मिल रहे हैं उनसे आप अपना आकलन करिए, अभी इन्हीं से जो बची खुची चीज़ें हैं उनको आप इम्प्रूव कर लीजिए, बाकी सबको ओके हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गई 60 क्वेश्चन। सेम बात इसी पर अप्लाई कर दो लॉन्ग क्वेश्चन। क्या लॉन्ग क्वेश्चन की बात यहीं पर हम कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखते समय हमको क्या देना है? 60 क्वेश्चन तो टू द पॉइंट कितना लिखना ही होता है, उसमें वर्ड्स लिमिटेड होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखने की बात आती है तो लॉन्ग क्वेश्चन भाई कितना याद करेंगे? कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन रिलेटेड टू चैप्टर ही होगा। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो कहां से रहेगा? आपके चैप्टर से रिलेटेड। फिर वही बात की समरी आप तैयार करिए। यदि आपने समरी तैयार कर लिया है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप नहीं आंसर नहीं लिख सकते क्या? आंसर लिखने का सेम वही तरीका, जैसे
शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हैं वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में शब्दों की संख्या बढ़ेगी। लॉन्ग और शॉर्ट में इतने अंतर है, इसको आप बहुत हवा बना के मत चलिए कि ये बहुत कुछ करना है इसमें। जो शॉर्ट क्वेश्चन वही लॉन्ग क्वेश्चन, बस शॉर्ट क्वेश्चन में शब्दों की एक लिमिटेशन है और लॉन्ग क्वेश्चन में उससे ज्यादा शब्दों की लिमिटेशन है। उसमें भी लिमिटेशन है लेकिन उसमें कुछ ज्यादा शब्द लिखने हैं। तो अब उसको क्या करना है, हमको फिर हमारी बात वहीं आ गई कि हमारे ग्रामर सही हो, हमारा समरी यदि हमारे दिमाग में हो तो हम आंसर बना सकते हैं। टाइम लो ना, टाइम लेकर के आप करिए, क्योंकि आपके पास समय की कमी नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट ये समय कम नहीं होते हैं, इनको आप पूरा ले सकते हैं और इनको आप अपना सेट कर लो। इसीलिए तो एग्जाम होते हैं जो हाफ ईयरली प्री बोर्ड एग्जाम जो होंगे वो क्या करने के लिए होते हैं। आप ये सेट करिए कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कितने समय में हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने समय में हो रहे हैं और कितने समय में इनको करना होगा, ताकि हमारा पेपर पूरा का पूरा हो जाए। नहीं पता चला कि हम पेपर हल करते समय जो मुख्य क्वेश्चन है वही छूट जाते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान दे करके अपनी तैयारी करनी है। ये बात अब यहीं से दिमाग में अब रख लीजिए। अब से अब आप अपने दिमाग में ये बात रखेंगे तो भी जो छूटी छटकी चीजें होंगी वो अब पॉइंट होना शुरू हो जाएंगी। अभी तक हम लोग डिटेल या ये कहो कि हम जितना चीज पढ़ रहे थे वो सब तितर बितर थी, सब इन डिसऑर्डर हैं, उन सबको अब ऑर्डर करिए। और ऑर्डर करने का मुख्य पॉइंट क्या कहा मैंने, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में आपको प्रत्येक चैप्टर की समरी, और समरी को आप समझिए, रटिए नहीं, वो पूरा चैप्टर दिमाग में हो। कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन का आंसर उस समरी में हमको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आंसर देते समय हमको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन जिस टेंस में हो उसी टेंस में आंसर दीजिए। क्वेश्चन वर्ड से ही कहीं आप आंसर मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि आंसर जो होगा वो एसेरेटिव सेंटेंस में बनता है और एसेरेटिव सेंटेंस के जो आंसर होंगे वो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, जबकि क्वेश्चन वर्ड से होता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री में आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे।